हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल। एक कोशिका चक्र किस तरीके से जो है हमारी बॉडी के अंदर सेल के डिवीजन में अपनी भूमिका निभाता है, उस कोशिका चक्र को, उस सेल साइकिल को हम डिस्कस करने वाले हैं। सेल साइकिल को डिस्कस करें उससे पहले सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर समझेंगे जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। क्या है सेंट्रियोल्स? बेटा जी, सेंट्रियोल्स क्या होता है? क्लस्टर ऑफ, ये एक क्लस्टर है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब बच्चे इसको भी रट लेते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सर, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ऑर्गेनेल्स है जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको दिख रही होंगे ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स दिख रही है, इनका जो गुच्छा है, ये जैसे अगर मैं बात करूं बेटा जी, ये एक गुच्छा बन गया पूरा, बहुत सारी ट्यूब 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 का एक गुच्छा बना। उस गुच्छे को हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन गुच्छे को हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। और ये जो एक एक जो नली नुमा जो संरचना आपको दिख रही है, जो नली जैसी दिख रही है, इस नली जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। माइक्रो यानी छोटा, और ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाती है। बच्चा, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये क्या करता है, तो पहली बात तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ट्यूब लाइक संरचना है। ये ट्यूब लाइक संरचना किसकी है? तो बेटा जी, ये एक आपका प्रोटीन का फाइबर्स है ये, और कुछ नहीं है, ये प्रोटीन फाइबर्स हैं। प्रोटीन फाइबर के द्वारा, प्रोटीन फाइबर्स जो है आपका, उस प्रोटीन फाइबर के द्वारा क्या बना दिए हैं? एक ट्यूब नुमा संरचना बनी है। ये ट्यूब नुमा संरचना ही माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाती है। तो मेरे हिसाब से आपको इसको पढ़ने की और रटने की जरूरत नहीं है। माइक्रो यानी छोटा, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स। और वो किससे बनी है बेटा जी? वो प्रोटीन के फाइबर से बनी हुई है। एक प्रोटीन के फाइबर का बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, जब वो इकट्ठे हो जाएं, गुच्छे में बन जाएं, एक क्लस्टर बन जाए, तो उन क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा जी? उन्हीं को हम सेंट्रियोल्स के नाम से जानते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा जी? उन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। इतना बात समझ में आए? सर, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स करती क्या है? क्वेश्चन उठता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती है। तो बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम समझिए पहले। माइक्रोट्यूब्यूल्स के मेन दो काम अच्छे से समझ लीजिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का अगर फंक्शन की बात की जाए बेटा, तो एक तो आपके जैसे सेल के अंदर ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं छोटी छोटी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्जी अपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, जो है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अदर जितने भी ऑर्गेनेल्स, मतलब छोटे छोटे ऑर्गन जो आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये आपका मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, मूवमेंट। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स विथ इन द सेल। सेल के अंदर ये क्या करने का काम करती है? विथ इन सेल। तो बेटा जी, ये सेल के अंदर जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं उनका मूवमेंट में मदद करती है। और क्या काम है इसका? ये आपके जब आपका सेल का विभाजन होगा उस दौरान क्रोमोसोम्स को भी मूवमेंट में मदद करेगी। तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स किसका मूवमेंट में भी मदद करेगी बेटा जी? ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। जब आपका क्रोमोसोम्स है उनका मूवमेंट, क्योंकि आपका देखिए, जब एक सेल से दूसरी सेल बनेगी तो आपके कुछ क्रोमोसोम्स जो है डबल होंगे, और डबल होके फिर ये इधर उधर जाएंगे। इस सेल से दूसरी सेल में जब ट्रांसफर होगा, कैसे जाएंगे, मूवमेंट कैसे होगा, तो उन क्रोमोसोम्स का भी मूवमेंट करवाती है सेल के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब हमारा सेल का डिवीजन होगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये थोड़ा सा आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने अभी आपको जो है सेल डिवीजन पढ़ाने से पहले एक छोटी सी जो चीज है वो आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार मैं दोबारा से देखने का प्रयास करता हूं आपको कितना समझ में आया। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया बेटा कि आपका प्रोटीन के फाइबर्स हैं जो एक ट्यूब नुमा संरचना बना लेती हैं। उन ट्यूब नुमा जो संरचना बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे माइक्रोट्यूबुल्स। इसमें कोई दिक्कत? माइक्रोट्यूबुल्स नहीं आनी चाहिए कि माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है। तो माइक्रोट्यूबुल्स बड़ी सिंपल चीज है कि प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स है जो आपका क्या कर रही है? एक प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर है जो आपका एक ट्यूब नुमा रूप ले लिया है उसने, उसे ही हम क्या कह रहे हैं? उसे ही हम माइक्रोट्यूबुल्स कह रहे हैं। काम क्या करती है सर ये? तो ये मूवमेंट करवाती है सर। किसका मूवमेंट कराती है? क्रोमोसोम्स का मूवमेंट करा सकती है, मतलब हमारे जो गुणसूत्र हैं उनका मूवमेंट करवा सकती है। और हमारे जितने भी ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका भी मूवमेंट करवाने का काम करती है माइक्रोट्यूबुल्स। अगर माइक्रोट्यूबुल्स गुच्छे में जो है इकट्ठा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो बेटा जी, उसे ही हम सेंट्रियोल्स के नाम से जानते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? उसे हम सेंट्रियोल्स के नाम से जानते हैं। इतनी बात आगे ही होगी। हम आगे बढ़ते हैं अपने सेल डिवीजन को। बेटा जी सेल डिवीजन की अगर बात करें तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होते हैं वो दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। दो प्रकार के सेल डिवीजन हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और वो कौन कौन से हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बेटा जी एक होता है हमारे पास में माइटोसिस और एक हमारे बॉडी के अंदर जो डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस तो एक माइटोटिक होता है एक डिवीजन को इसको माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। ये दूसरा होता है मियोटिक डिवीजन होता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा जी। एक को हम बोलते हैं हिंदी में बोलें तो एक को हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन और दूसरा विभाजन जो है उसको हम क्या बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। एक विभाजन समसूत्री विभाजन कहलाता है, दूसरा विभाजन हमारा अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। दो प्रकार के विभाजन है। देखिए बेटा जी अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश में आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी आई माई मी। मी तो बेटा जी हम क्या होता है जैसे मेरा मेरे तो पहले मेरा होगा तब तो मेरे होंगे। माई मतलब मेरा अकेला मेरा तो एक पहले आएगा तो माई वाला जो वर्ड है वो पहले आता है। और समसूत्री मेरा है तो पूरा का पूरा जितना देखिए अगर मैं एक एग्जांपल से समझो मैंने कहा मेरा बेटा मेरा जो बेटा है उसको मेरी प्रॉपर्टी दे दी जाए मेरा जो बेटा है उसको प्रॉपर्टी दे दी जाए तो मेरी आधी जाएगी या पूरी जाएगी क्योंकि मेरा बेटा मतलब अकेला है और अकेले का बोध हो रहा है तो जितना मेरे पास में धन है वो सारा का सारा किसको चला जाएगा मेरा बेटे को चला जाएगा। मैंने कहा बेटा मेरे बेटों को मेरी प्रॉपर्टी दे दी जाए इसका मतलब है कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी एक को नहीं जाएगी क्योंकि मेरे कई बेटे हैं। तो मेरा और मेरे से आप समझें कि मेरा जब होगा तो समान जाएगा। मेरा मतलब तो माई होता है। तो बेटा देखो यहां पर आप पढ़ोगे इसे माइटोसिस मतलब मेरा मतलब पूरा जाना है मतलब जितनी मेरे पास है उतनी जानी है। देखिए बेटा जी दो प्रकार के डिवीजन होते हैं एक हिंदी में बोलें तो समसूत्री और एक होता है आपका हिंदी में अर्धसूत्री। समझने का प्रयास करें जब गुणसूत्रों की संख्या पूरी की पूरी चली जाए जब आपकी एक सेल से दूसरी सेल बनेगी और आपके अंदर जितने गुणसूत्र हैं वो सारे के सारे चले जाएं उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं बेटा। और जब एक सेल में जितने गुणसूत्र हैं उनके आधे गुणसूत्र जब दूसरी सेल में जाएंगे तो उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और मैंने बोला माई जब पूरा का पूरा जा रहा है माई मतलब पूरा जा रहा है सर तो उसे समसूत्री कहेंगे। तो सीधा हो गया माइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटा जी समसूत्री विभाजन होता है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। और जो बेटा जी मियोटिक डिवीजन होता है उसका मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है बेटा जी अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है इक्वल रहती है इक्वल जाती है इक्वल क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो आपके क्रोमोसोम्स इसमें इक्वल रहेंगे जबकि इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो हाफ रह जाएगी। बेटा पूरी बॉडी के अंदर हमारी पूरी बॉडी की सेल के अंदर मात्र कौन सा डिवीजन होता है तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर समसूत्री ही विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन मात्र और मात्र आपके गैमेट्स बनते हैं तब होता है मतलब ओवेरी की गैमेट्स बनने वाली जो सेल्स हैं गैमेट्स मतलब ओवम गैमेट्स का मतलब है जब आपका ओवम का फॉर्मेशन होता है फीमेल में और मेल की अगर बात करें तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो पूरी बॉडी में ओवम और स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके अलावा पूरी बॉडी में कहीं पर भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है बेटा। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए इनमें से कहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है कहां पर समसूत्री विभाजन होता है। तो ऐसे करके एग्जांपल दे सकता है आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज मत होइए हमारी पूरी बॉडी में मात्र और मात्र जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है बेटा जी हमारी पूरी बॉडी में जो डिवीजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर ओवम बनने जब हमारे ओवम बनते हैं तब होता है। अगर मेल की बात करें बेटा जी तो मेल में स्पर्म बनते हैं तब होता है। बाकी पूरी बॉडी में जैसे कि आपका स्किन हो गया हेयर हो गया जीआई हो गया रेस्पिरेटरी हो गया या कोई भी ऑर्गन उठा के देखोगे तो सारे ऑर्गन्स में जो डिवीजन होता है बेटा जी वो माइटोसिस डिवीजन होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आई तो देखिए ऑल बॉडी सेल आर डिवाइडेड बाय द माइटोसिस मतलब पूरी बॉडी के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। किसको छोड़ के एक्स छोड़ के गैमेट्स को मतलब जो सेक्स सेल है मतलब कि यहां मैंने आपको बता दिया
कि ओवम, अगर मैं बात करें फीमेल की, तो फीमेल में बेटा ओवम बनने की प्रक्रिया को छोड़ के और मेल में जो है स्पर्म बनने की प्रक्रिया को छोड़ के सारी बॉडी के अंदर हमारा कौन सा डिवीजन होता है, तो हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सेल समझता है कोशिका चक्र क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल बनने के बीच का जो प्रोसेस है ना बेटा, वही सेल साइकिल है। सेल साइकिल का मतलब समझ में आया मैंने क्या कहा? सेल साइकिल का मतलब इतना सा है कि ये एक सेल थी, इससे जब दूसरी सेल बनी तो इसके बीच में जो समय अंतराल है, इस समय में जो जो घटनाएं हो रही हैं वो आपका सेल डिवीजन है। ठीक है, तो सेल साइकिल में दो फेज आती है। सेल साइकिल में कितनी फेज आती हैं? तो सेल साइकिल के अंदर दो फेज होती हैं। एक हमारी जो फेज होती है बेटा जी, वो एम फेज कहलाती है, और दूसरी जो फेज कहलाती है, पहली फेज एम फेज या माइटोटिस फेज कहते हैं, इसे माइटोटिक फेज कहेंगे या माइटोसिस फेज कहेंगे, और दूसरी फेज जो होती है वो इंटरफेज कहलाती है। अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम इंटरफेज को पढ़ लेते हैं। बेटा जी जो इंटरफेज होती है ना, इंटरफेज अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए अब बेटा ये तो एम फेज है, ये जो आपको एम दिख रहा है ये वाली तो एम फेज है, और बाकी की यहां से लेके ये पूरी जो फेज है यहां तक की ये इंटरफेज है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज द लार्जेस्ट फेज या लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन, तो बेटा जी सेल डिवीजन में सबसे बड़ी जो फेज होती है, सेल साइकिल के अंदर सबसे बड़ी जो फेज होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है, वो इंटरफेज होती है। पहला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। आपके सेल साइकिल के अंदर कितनी फेज होती है? पहला क्वेश्चन। तो सेल साइकिल के अंदर दो फेज होती है। कितनी फेज होती है सेल साइकिल के अंदर? दो फेज होती है। कौन कौन सी होती है सर? दो फेज, एक आपकी एम फेज होती है और एक आपकी इंटरफेज होती है। समझ में आ गया? एम फेज और इंटरफेज। बेटा आप जब माइटोसिस लिख रहे थे उसी से क्लियर हो जाता है, एम फेज और आई मतलब इंटरफेज। इनमें से बड़ी कौन सी है बेटा जी? इंटरफेज बड़ी फेज होती है, ये लॉन्गेस्ट फेज होती है। अब इनमें होगा क्या वो देखेंगे। बेटा जी अगर हम बात करें कि इंटरफेज को पढ़ें, तो इंटरफेज लंबी फेज है और ये भी तीन भागों में डिवाइड है। ये कितने भागों में डिवाइड है? तीन भागों में। जैसे आप देख पा रहे होंगे G1 आ गया, S आ गया, G2 आ गया, तीन भागों में ये डिवाइड हो रखी है। जी मतलब गैप बेटा, तो पहले गैप लगेगा, कुछ नहीं हो रहा, गैप हो रहा है, मतलब कि कुछ समय है जो सेल को आप ग्रोथ के लिए देंगे। ऐसी फेज जहां पर आपका मतलब एक्चुअली में गैप है, मतलब थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है। अगर आपको रेस्ट मिल रहा है जिसकी वजह से आपका जो सेल का साइज है, सेल के अंदर जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, सेल ग्रो कर रही है, गैप में तो बेटा ग्रो करेगी। आपका मैंने आपको बोला कि भाई साहब आपका जो है आज नॉर्थ साइड का पेपर हो गया, माना कि मैंने कहा आज नॉर्थ साइड का प्री पेपर हो गया, और आप जो है नॉर्थ साइड का मेंस पेपर के बीच में आपका गैप दे दिया, मैंने 20 दिन का गैप दे दिया, 20 डेज का गैप है, तो आप क्या करोगे? अपने अंदर ग्रो करोगे, अपने कंटेंट को बढ़ाओगे, अपने की जो कंटेंट की साइज है उसे बढ़ा लोगे, जितना तुम्हें आता था और ज्यादा आने लगेगा, सेम का साइज है। तो बेटा गैप जब मिलता है ना तो आपका क्या होता है, गैप जब मिलता है तो आप बढ़ाते हैं किसी चीज को। तो यहां पर समझिए, तो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है बेटा जी कि आपकी इंटरफेज के अंदर कितनी जो है टोटल स्टेज हैं। तो इंटरफेज के अंदर तीन स्टेज होती हैं। पहले गैप आएगा, पहला गैप है, कुछ दिन के लिए गैप है। गैप में, गैप का मतलब क्या है? गैप का सीधा सा मतलब है कि यहां पर जो सेल है वो ग्रोथ करेगी, वो दोनों चीज में ग्रोथ करेगी, उसकी साइज भी बढ़ेगी और उसके अंदर का कंटेंट है वो भी। अब अंदर का कंटेंट बढ़ेगा तो साइज तो बढ़ेगी, साइज एंड वॉल्यूम। अब तुम तो सिंपल समझो बेटा जी, ग्रोथ हो रही है। जीवन फेज का मतलब ग्रोथ फेज नहीं है, जीवन का मतलब है मतलब पहला जो आपको गैप मिला है वो गैप गैप फेज बोल सकते हैं, इसे गैप वन फेज बोल सकते हैं। तो बेटा इस फेज के अंदर ग्रोथ होता है, इस फेज के अंदर क्या होगा? ग्रोथ होगा। उसके बाद में आती है एस फेज, और एस का मतलब है बेटा जी सिंथेसिस ऑफ डीएनए। यहां पर आपका डीएनए का निर्माण होगा। कई बार क्या होता है, जीवन के बाद में आगे ग्रो ही नहीं कर पाता। अगर आगे ग्रो ही नहीं करा तो इसे जीरो फेज कह देते हैं। अगर आगे ये साइकिल आगे कंटिन्यू नहीं होता है, जीवन से जो है एस फेज नहीं आ रहा, G2 नहीं आ रहा, एम नहीं जा रहा, वहीं पर वो सेल खत्म हो चुकी है, तो उसे जीरो फेज भी कहते हैं, गैप जीरो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। या फिर हम क्या कह रहे हैं बेटा जी कि एस फेज में आप चले गए, तो एस फेज में आपका डीएनए का सिंथेसिस होता है। मतलब जो डीएनए है वो अपनी रिप्लिकेशन करेंगे, यहां पर रिप्लिकेट बनाएंगे, यहां पर कॉपी बनाएंगे। क्योंकि हमारी सेल के अंदर, वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर सर जो है आपके क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो क्रोमोसोम्स की संख्या सर 46 होती है। 46 गुणसूत्र हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर कितने होते हैं? 46 होते हैं।
यस और नो? तो अब बेटा जी जो 46 गुणसूत्र होते हैं, उनसे तो हमारा लेना-देना अभी नहीं है। तो अभी अब समझना पड़ेगा कि बेटा जी 46 गुणसूत्र जो होते हैं, उनसे अब डबल चाहिए। एक सेल से दूसरी सेल बनाओगे, तो दूसरी सेल में भी तो गुणसूत्र डालोगे ना बेटा। तो दूसरी सेल में डालेंगे, बनेंगे कहाँ? गुणसूत्र का सिंथेसिस कहाँ होगा? तो बेटा ये डीएनए का जो सिंथेसिस एस फेज़ मतलब सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यहाँ पर गुणसूत्र आपके डबल हो जाएँगे। डबल का मतलब अगर क्वेश्चन ये पूछे, बताओ फॉलोइंग एस फेज़, एस फेज़ के बाद में जब आपका सेल साइकिल चल रहा है, जब आपका सेल साइकिल चल रहा है, तो सेल साइकिल के एस फेज़ के बाद में उस सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो बेटा वैसे तो 46 होते हैं, बट एस फेज़ जैसे ही, क्योंकि एस फेज़ में डबल हो रहे हैं, ये बन जाएँगे, डबल बन रहे हैं, तो 46 और 46 कितने हो जाएँगे बेटा जी? तो ये आपके हो जाएँगे 92 क्रोमोसोम्स। तो बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है कि बेटा जी एस फेज़ के बाद देखो बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मैं थोड़ी देर पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि बेटा जी आप ये बताइए कि आपका सेल साइकिल चल रहा था और सेल साइकिल की एस फेज कंप्लीट हुई है, बताओ उस सेल के अंदर गुणसूत्र कितने होंगे? और मैं आपको दे देता है 22 पेयर, 23 पेयर, 46, 92। तो आप, मुझे पता है कि आप जो है इर्द-गिर्द वो 23 पेयर या 46 गुणसूत्र के आस-पास घूमते, आप 92 नहीं करते। बेटा जी डबल हो जाएँगे, जो भी गुणसूत्र हैं वो सारे के सारे डबल हो जाएँगे और डबल होने का मतलब क्या हो गया बेटा? 46 गुणसूत्र वैसे होते हैं, तो 46 और 46 92 क्रोमोसोम्स होंगे। तो क्वेश्चन को समझें और इसको रटे नहीं, समझने का प्रयास करें, क्योंकि एस फेज का मतलब ही क्या है बेटा? एस फेज का मतलब ही सिंथेसिस है। जैसे ही गुणसूत्र बने बेटा जी, एस फेज में गुणसूत्र बन चुके हैं। अब जैसे ही गुणसूत्र बन गए हैं, उसके बाद फिर दोबारा से गैप आता है। तो फिर गैप आएगा तो वही सेल के अंदर फिर दोबारा से ग्रोथ होगी, वही साइज बढ़ेगा, वो वॉल्यूम, पर इस गैप के बाद में दोबारा से क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। इसलिए मेन डिवीजन की फेज आने वाली है, एम फेज स्टार्ट होने वाली है। तो बेटा जी याद करिएगा कि एम फेज, एक एम फेज होती है, एक एस फेज होती है। तो मतलब एक्चुअली इंटरफेज में 3 फेज है ना, तो एम और एस के बीच में 2 बार गैप लग रहे हैं। एक गैप इसके बीच में और एक फिर दोबारा से इसके बीच में गैप है। तो पहली फेज में गैप जब लगा तो आपका जो है सेल का साइज बढ़ा। दूसरी में जो एस फेज आया, तो एस फेज में आपका सिंथेसिस हो गया, डीएनए का सिंथेसिस फेज बोल सकते हैं, जिसमें आपके गुणसूत्र की जो संख्या थी वो डबल हो चुकी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 92 गुणसूत्र हो चुके हैं और जस्ट इसके बाद में दोबारा गैप लगेगा बेटा जी, और यहाँ पर फिर जो है ग्रोथ हो जाएगी और यहाँ पर आप वो तैयार है कि आप एम फेज में जाने के लिए तैयार है। तो प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस कहाँ होगा? तो सीधी सी बात है G2 में ही होगा, क्योंकि वही तो है, उसके बाद ही तो है माइटोसिस फेज, उसी के बाद ही तो है एम फेज। तो बेटा प्रिपरेशन, तो इसको मुझे नहीं लगता कि इसको आपको जो है रट्टा मारने की जरूरत है। ये आप जो है बहुत आराम से इस चीज को समझ गए होंगे। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए रिवीजन करने का प्रयास करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं क्या कहता हूँ, हम क्या पढ़ रहे थे बेटा जी? हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल, और क्वेश्चन ये है कि सेल साइकिल होता क्या है। तो क्वेश्चन ये उठा कि सेल साइकिल क्या है, तो एक सेल से दूसरी सेल बनने के बीच के जो दौरान जो प्रक्रिया हो रही है उसे हम साइकिल कह रहे हैं। सेल साइकिल में कितनी फेज होती है बेटा जी? तो आंसर आएगा सेल साइकिल के अंदर 2 फेज होती है। कौन कौन सी सेल साइकिल के अंदर 2 फेज होती है? क्वेश्चन उठा कि सेल साइकिल के अंदर 2 फेज होती तो हैं, बट कौन कौन सी होती है? तो आंसर आया सर कि एक तो आपकी एम फेज होती है, और दूसरा क्वेश्चन आया कि दूसरी जो फेज होती है बेटा जी वो आपकी इंटरफेज होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ बेटा इनमें से बड़ी फेज कौन सी होती है, तो आंसर आया बड़ी फेज जो होती है वो आपकी इंटरफेज होती है। कौन सी होती है बेटा जी? इंटरफेज। और क्वेश्चन इससे भी खतरनाक पूछे कि इंटरफेज में सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है, इंटरफेज में भी सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है? तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये इंटरफेज है बेटा G1 और S, और G2 जो है इंटरफेज है, और आप देख पा रहे होंगे इसमें सबसे ज्यादा समय लग रहा है G1 में, उसके बाद में S, और उसके बाद में G2। तो सबसे बड़ी G1 होती है, उससे छोटी S होती है, और उससे छोटी G2 होती है। तो इसमें भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरीके से कुछ क्वेश्चन को कितना भी घुमाया जाए, और सबसे कम समय जो लग रहा है वो माइटोटिक फेज में लग रहा है। तो बेटा जी क्वेश्चन को कितना भी घुमाया जाए, और आप जो है हर क्वेश्चन के जवाब के लिए जो है रेडी रहिए, कि मैं अब इसके क्वेश्चंस बनाऊंगा तो आपके लिए जो है टिपिकल क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आप समझिए कि इनको क्वेश्चनों को समझिए आप। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये इंटरफेज होती है और ये सबसे बड़ी फेज होती है। इंटरफेज में कितनी फेज है, स्टेज कितनी है इंटरफेज के अंदर? तो बेटा जी 3 है। G1 पहला गैप लगा, उस दौरान इसने ग्रोथ करी, सेल बड़ी, अपनी साइज बढ़ा ली। दूसरा एस फेज में इसने डीएनए का सिंथेसिस कर लिया, मतलब आपके जो 46 गुणसूत्र हुआ करते थे वो 46 से कितने हो गए बेटा? 92 हो गए, डबल हो गए। और उसके बाद दोबारा गैप लगा और उस दौरान जो है उसने ग्रोथ कर लिया और वो प्रिपेयर होगी।
और वो प्रिपेयर होके किसके लिए, माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो चुकी है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, G2 फेज के नाम से जानते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको G1, S और G2 फेज कंप्लीट हो चुकी होगी, इंटरफेज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे माइटोसिस फेज की। अब बेटा एक्चुअल फेज जो है आपकी माइटोसिस, जहां पर आपका डिवीजन होने वाला है, उस माइटोसिस फेज को समझें बेटा जी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर का ये आता है कि इसमें होता क्या है। ये भी आपकी 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड होती है। कितने स्टेजेस के अंदर आपकी माइटोटिक जो फेज है, जो मेन फेज है, माइटोसिस फेज है, जिसमें आपका जो सेल है वो डिवाइड हो चुकी होगी, तो उसमें बेटा जी टोटल कितनी स्टेज होती हैं, तो उसमें भी 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं सर? तो उसमें बेटा जी पहली जो स्टेज होती है उसे हम प्रोफेज कहते हैं, दूसरी वाली जो होती है उसे हम मेटाफेज कहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, और थर्ड जो होती है बेटा जी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एनाफेज कहते हैं, और लास्ट वाली जो होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, टीलोफेज के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन बार बार में यही आता है, इनका सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जामिनर ने, एक बार नहीं कई बार इनके सीक्वेंस पूछे हुए हैं कि माइटोटिक फेज के अंदर जो आपका सीक्वेंस होता है वो बता दीजिए आप। तो बच्चों को आता ही नहीं है बेटा जी माइटोसिस फेज के जो सीक्वेंस है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोमेट, प्रोमेट या पी मैट, पी मैट, मैट करके याद रखो कि भाई एम एम से आपको तो MIT आ रहा है वैसे तो, पर ये मैट याद रखिए। माइटोसिस के अंदर कितने फेज हैं, तो बेटा जी पी से प्रो, प्रो या ब्रो मैट, ऐसे करके याद रखिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लास्ट में जो है टीलो आएगा, टीलो लास्ट में है, ठीक है ना। और आपका माँ तो साथ में आएगी, और पी और टी, पी और टी बगल में आ जाएंगे, और माँ समझ में आ रहा है, पिताजी बगल में खड़े हैं, माताजी बीच में है, तो माँ तो बीच में है, और पी और टी जो है बगल में है। तो बेटा जी पी पहले आता है, टी बाद में आता है, तो पी पहले लिख दिया, टी बाद में लिख दिया, और माँ को बीच में लिख दिया, पी। ये आपका जो है, आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस जो ये मेन फेज रहेगी बेटा माइटोसिस की, इस माइटोसिस फेज के अंदर कितनी स्टेज होती हैं, तो ये हम एम फेज पढ़ रहे हैं। माइटोसिस का मतलब एम फेज की बात कर रहे हैं बेटा जी, समझ में आ रहा है ना। ये सेल साइकिल की जो एम फेज है उसकी डिस्कशन कर रहा है। और इसमें कितनी, क्वेश्चन यही बनता है आपसे बार बार में, एग्जामिनर यही पूछता है बेटा इसमें कितनी स्टेज होती हैं। तो बेटा जी बहुत सिंपल है कि इसके अंदर जो टोटल स्टेज की संख्या होती है वो टोटल स्टेज की संख्या 4 होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कैसे याद रखेंगे? PMAT, पी मैट याद रखो, या माताजी को बीच में लिख लो, और पी और टी तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सर समझने का प्रयास करेंगे बेटा जी कि इसमें होगा क्या। क्वेश्चन ये आएगा कि प्रोफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, और टीलोफेज में क्या होगा। तो बेटा जी प्रोफेज जो है ना, प्रोफेज में आपका होगा क्या, जो आपके डबल डबल बने थे, जो आपके गुणसूत्र बन चुके थे अभी, आपके जब सिंथेसिस फेज चल रही थी तो वहां पर गुणसूत्र डबल डबल हो चुके थे। अब वो गुणसूत्र क्या होंगे, कॉइल्ड हो जाएंगे, मतलब कि गुच्छे बनाएंगे, कॉइल्ड हो जाएंगे, स्प्रिंग की तरह वो जो है आपस में गुथ जाएंगे। कॉइल्ड का मतलब गुथ जाना, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा जी, वो आपस में गुच्छा बनाने लगेंगे, कॉइल्ड होने लगेंगे, और जो कॉइल्ड होने लगेंगे इसमें आपस में आके जुड़े। और ये 46 गुणसूत्र का हर गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र के एक एक गुणसूत्र को हम क्रोमेटेड कहने लगते हैं। प्रोफेज के अंदर ध्यान से समझिए कि प्रोफेज के अंदर हो क्या रहा है। तो अगर प्रोफेज के अंदर समझने का प्रयास करोगे बेटा जी, तो प्रोफेज के अंदर समझें कि जो हमारी प्रोफेज फेज है, उस प्रोफेज फेज के अंदर जो आपके गुणसूत्र हैं, उन हर गुणसूत्र को हम क्या कह रहे हैं, उन हर गुणसूत्र को हम क्या कहेंगे, उनको क्रोमेटेड कहने लगेंगे। क्या कहेंगे बेटा जी, उनको क्रोमेटेड कहेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये उठता है कि क्रोमेटिड कहां पर कहा जाता है, तो क्रोमेटिड हम प्रोफेज में क्रोमेटिड कहेंगे, ठीक है। और ये आपस में जो है जुड़ जाएंगे, और जहां पर जैसे माना कि एक गुणसूत्र और ये दूसरे गुणसूत्र से जहां जुड़ेगा, ये इस पॉइंट पे जुड़ा, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट है, तो इसे हम कहते हैं बेटा जी सेंट्रोमियर। इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, सेंट्रोमियर कहेंगे। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर क्या होने लगेगा, यहां पर आपका एक पूरा मतलब माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस का मतलब है यहां पर धागे धागे नुमा संरचनाएं निकलेंगी। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा तो समझ में आना चाहिए कि कैसे आएगा, तो वो यहां पर दिखने लगेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करें
तो ये आपका धीरे-धीरे जो है एक मैं आपको फ़ोटो से दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए, ये इंटरफ़ेज़ थी बेटा जी। इंटरफ़ेज़ में क्या हुआ था, इंटरफ़ेज़ में गैप-वैप चला, ये न्यूक्लियस था, ये सारी प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। ये सारी प्रोसेस इनको देखिए अभी तक आपने नहीं समझा था बट आज इसको समझिए बेटा जी, जिसके बाद में इसके कोई क्वेश्चंस आप गलत नहीं करें, आप इनके सारे क्वेश्चंस को सही करें। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, अगर मैं कहूँ कि आपका अच्छे से समझने का प्रयास कि आपका जो इंटरफ़ेज़ अवस्था है, इंटरफ़ेज़ अवस्था के अंदर आपके जो गुणसूत्र हैं, वो डबल हो चुके हैं। इंटरफ़ेज़ में पूरी में पहले गैप आया, फिर उसके बाद में एस में सिंथेसिस। अब बेटा जी ये गुच्छे बना रहे हैं। तो बेटा न्यूक्लियस पहली बात तो समझें कि इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन बनी हुई है। देखिए गोले में है ये न्यूक्लियस है, ये पूरा गोला बना हुआ है। तो न्यूक्लियस प्रोफ़ेज़ पहली बात है प्रोफ़ेज़ की। पहली फ़ेज़ होती है प्रोफ़ेज़ बेटा। प्रोफ़ेज़ में एक तो गुणसूत्र आपस में जो है जुड़ जाएँगे। तो आपस में जब जुड़ेंगे तो जो जहाँ पर ये जुड़ते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर कहेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये पॉइंट क्या कहलाएगा। तो बेटा जी ये पॉइंट सेंट्रोमियर कहलाएगा। उसके बाद में मैंने कहा बेटा कि इसमें क्या निकलेंगे, जो रेशे हैं वो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो कोई धागे, ये सेंट्रोसोम तो यहां पर भी प्रेजेंट था। सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स का गुच्छा है। सेंट्रोसोम कुछ भी नहीं है, सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स का गुच्छा है। ये जो हम सेंट्रियोल्स की बात कर रहे थे, सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं बेटा जी। ये सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम जो है वो एक आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स का गुच्छा है। और मैं कह रहा हूं कि इनसे अगर धागे निकल जाएं, स्पिंडल्स, इनको धागे जो निकल रहे हैं ना, स्पिंडल यानी धागे नुमा संरचना, स्पिंडल्स अगर निकल जाएं, स्पिंडल निकल जाएं, तो इस स्पिंडल नुमा जो ये स्पिंडल निकल गए, इसको ही हम माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। ये स्पिंडल जो धागे धागे निकल गए ना बेटा जी, इसे ही इसे हम क्या कहेंगे, माइटोटिक एपरेटस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, माइटोटिक एपरेटस के नाम से जानेंगे। तो मेरी बात समझ में आई होगी बेटा जी। देखिए पहली वाली में यहां पर कोई धागे वागे निकले थे क्या, पहली वाली में अगर आप इंटरफेज में देखेंगे कुछ नहीं निकल रहा है, इंटरफेज में तो कुछ था ही नहीं। देखिए इसको जब हम पूरा चैप्टर को समझेंगे उसके बाद में इसकी जो बारीकियां हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। और मेरे हिसाब से अभी जो है अपने नेक्स्ट जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप इतने मजबूत बनिए कि आपको कितना भी कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन पूछा जाए आप बहुत इजीली आंसर कर पाए बेटा। ठीक है, चलिए सुनिए। मैंने कहा इनसे जो धागेनुमा संरचना निकली है इनको स्पिंडल कहते हैं बेटा, और जब ये स्पिंडल बन गए हैं इसे ही हम कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये गुच्छा बन गया। अब सेकंड फेज में क्या होगा बेटा, जब ये प्रोफेज से मेटाफेज में जाएंगे, तो मेटाफेज में जाने के बाद समझने का प्रयास करिए। ये प्रोफेज ही चल रही थी। अब प्रोफेज में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। प्रोफेज में तो इसके चारों तरफ लेयर बनी थी बट धीरे धीरे टूट जाएगी। और प्रोफेज के अंदर क्या होगा बेटा, ये जो सेंट्रोसोम यहां पर पड़े हुए हैं, ये जो आपके सेंट्रोसोम पड़े हुए हैं, ये सेंट्रोसोम आपके एक इधर के पॉइंट पे आ जाएगा, एक इधर के पॉइंट पे आ जाएगा। सेंट्रोसोम आपका ट्रेवल करेगा और एक एंड पर हो जाएगा, ईच एंड पर पहुंच जाएगा। सेल के एक किनारे पर एक सेंट्रोसोम, दूसरे किनारे पर दूसरा सेंट्रोसोम। क्या मेरी बात समझ में आई? और स्पिंडल धागे इसमें ही है। तो अगली बार में जब मेटा आएगा, मेटा तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे मेटा जैसे एकदम बिल्कुल रिलैक्स वाली फेज ऐसी लग रही है, बेटा आप सो जाओ। मेटा फेज, मेटा मतलब बेटा, बेटा सो जाओ। अब ये देखो सोने वाली इस स्थिति में आ गए हैं। ये सारे गुणसूत्र एक बिल्कुल बीच में जो जम गए हैं। और किससे जुड़े हुए हैं बेटा जी, ये आपके किससे जुड़े हुए हैं, स्पिंडल से जुड़े हुए हैं। स्पिंडल के माध्यम से किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोसोम से जुड़े हुए हैं। सेंट्रोसोम मैंने बता ही दिया है। तो आपको ये समझ में आएगा तो समझोगे, नहीं तो फिर आप जो है गड़बड़ करोगे बेटा। तो ये सेंटर में जो आपके ये क्या है, इनको क्रोमेटिड कहते हैं बेटा। इनको क्रोमोसोम्स नहीं कहेंगे, इनको क्रोमेटिड कहा जाता है। ठीक है ना, क्रोमोसोम्स ही हैं बट ये जब आपके गुच्छे बना लिए इनको क्रोमेटिड कह रहे हैं। और बेटा जी ये क्रोमेटिड्स जो है बीचों बीच सेंटर पोर्शन में जो है आके क्या हो गए हैं, बीचों बीच मेटाफेज के अंदर, मेटा में ये एकदम बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे सो गए हैं बीचों बीच, और स्पिंडल के द्वारा ये सेंट्रोसोम से जुड़े हुए हैं। अगली जो कहानी आएगी एनाफेज। एनाफेज में जो सेंट्रोसोम है, समझ में आ रहा है, सेंट्रोसोम्स जो है वो क्या करेगा, स्पिंडल के माध्यम से इन जो आपके क्रोमेटिड जो जुड़े हुए थे इनको तोड़ देगा और क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे। जो अलग एनाफेज में, एना एना एन आ ना मतलब तोड़ दिया। अब इसका जो जो दोनों थे वो टूट चुके हैं और टूट चुके हैं
एनाफेज में जो होगा बेटा, एनाफेज में आपके क्रोमेटिड्स जो है टूट जाएंगे और ये क्या कहलाएंगे, क्रोमोसोम्स में दोबारा से आ गए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और ये किधर की तरफ चल जाएंगे आप। अब ये आपका जो है तोड़ लिया और ये खींचने लगेगा किसकी तरफ, ये अपना अपना जो सेंट्रोसोम्स है उसकी तरफ, अपने अपने सेंट्रोसोम की तरफ उसको खींच लेगा। एक जो है क्रोमेटिड ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक क्रोमेटिड नीचे की तरफ आ गया, तो अपनी अपनी तरफ चले गए हैं। और टीलोफेज में आते आते जो धागे हैं, ये जो माइटोटिक जो आपकी स्पिंडल्स जो दिख रहे हैं, एपरेटस दिख रहा है, वो गायब होने लगेगा। धीरे धीरे ये गायब हो, इसके अंदर ये स्पिंडल गायब होने के बाद जो आपके क्रोमोसोम्स है उनके चारों तरफ कवरिंग बन जाएगी, न्यूक्लियस एनवलप डेवलप हो जाएगा। तो न्यूक्लियस एनवलप का डेवलपमेंट हो जाएगा और ये आपके टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद जैसे टीलोफेज कंप्लीट होगी उसके बाद जस्ट बाद ये जो है आपका मटेरियल जो है आधे आधे भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक सेंट्रोसोम इधर आ गया, न्यूक्लियस आ गया, इसके कुछ जो ऑर्गेनेल्स थे वो इधर आ गए, कुछ इधर चले गए, मतलब आधा आधा हो गया पूरा। और इसी को हम साइटोकाइनेसिस, साइटो यानी सेल और काइनेसिस यानी यहाँ पर डिवाइड हो चुकी है, साइटोकाइनेसिस हो चुका है, आधा आधा चला गया है, बराबर से ये जो है बढ़ चुकी है। उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा जी, उसे हम साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो अब मैं दोबारा से इसको समझाता हूँ, एक बार दोबारा समझें। कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा समझेंगे तो बहुत ईजी होगा। देखिए, इनके फोटो देके भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा अब, क्योंकि आजकल का लेवल जो है बढ़ रहा है कंपटीशन का, तो आपको समझ में आना चाहिए। प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, और थर्ड जो है आपकी एनाफेज, और फोर्थ बनीज बेटा जी टीलोफेज। और मुझे कुछ नहीं करना, समझने की जरूरत करनी है कि आपके गुणसूत्र जो है डबल हो चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, ये गुच्छे बन जाएंगे। यहाँ पर पहले तो अकेले अकेले घूम रहे थे बेटा जी, अब ये अकेले अकेले नहीं सर, ये जो सेल है ना उसके अंदर ये गुणसूत्र जो है वो आपके गुच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। और गुच्छे का बीच का जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, जो गुच्छा बनेगा उसे हम सेंट्रोमियर, मियर यानी पॉइंट होता है बेटा जी, और सेंट्रो मतलब सेंटर, सेंटर में सेंट्रोमियर कहलाएगा। तो सेंट्रोमियर, और ये गुणसूत्र यहाँ पर क्या होते हैं आपके जो है आपका सेंट्रोसोम्स जो होते हैं उनके द्वारा ये धागे से जुड़े रहेंगे। ये धागे बन जाएंगे, यहाँ पर स्पिंडल्स बन जाएंगे, और ये स्पिंडल का बनना ही माइटोटिक आपका एपार्टस कहलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, माइटोटिक एपार्टस का निर्माण कौन सी फेज के अंदर होता है, तो प्रोफेज के अंदर होता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताइए कि आपके जो जो आपके सेंट्रोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोसोम्स कब आपके जो है एंड पर पहुंच जाते हैं, विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत, तो प्रोफेज में पहुंच जाते हैं। और आपके गुणसूत्र जो है कब गुच्छे में बन जाते हैं, तो ये आपके प्रोफेज में बन जाते हैं। जैसे ही मेटाफेज आएगी ये आपके बीचों बीच जो है आपके जमा हो जाएंगे। बस इतना सा काम हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। एनाफेज आते ही ये टूट जाएंगे और अपनी अपनी तरफ भागने लगेंगे, ठीक है ना, अपनी अपनी तरफ भागने लगेंगे, अपने अपने एंड पर पहुंचने लगेंगे। और टीलोफेज में बेटा जी जो आपका न्यूक्लियस पर जो पूरे गुच्छे में न्यूक्लियस स्थित था, वो न्यूक्लियस जो है अब आपका जो है न्यूक्लियस आपका क्या हो जाएगा बेटा जी, न्यूक्लियस आपका दोबारा से वहां पर एक जो है एनवलप बन जाएगा। तो न्यूक्लियस का एनवलप इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। दोनों फेज में न्यूक्लियस के चारों तरफ कवरिंग नहीं होगी। तो ये इनसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अभी जब आपका पेपर लिया जाएगा तो पेपर में मैं इस तरीके के फोटो से आपके क्वेश्चंस लेने का प्रयास करूंगा बेटा जी। तो आप कोशिश करिएगा कि इनके सारे क्वेश्चनों को आप जवाब दें। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इसका अच्छे से एंजॉय किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, और आने वाले फ्यूचर टाइम में हम और अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।